Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In the previous lecture, we were discussing about the characteristics of DC shunt motor. In today's lecture, we will discuss about the applications of DC shunt motor. That this type of DC shunt motors जो है ये कहाँ पर यूज़ की जाती हैं, इसको हम देखते हैं. दिस मोटर्स आर कांस्टेंट स्पीड मोटर्स. ये हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ये जो है DC शंट मोटर्स जो होती हैं इनकी स्पीड में वेरिएशंस बहुत कम आती हैं, तो इसलिए ये मोस्टली इसको हम कहते हैं कांस्टेंट स्पीड मोटर्स. हैंस यूज्ड इन एप्लीकेशंस रिक्वायरिंग कांस्टेंट स्पीड. इसलिए जो है ये इस तरह की एप्लीकेशंस में यूज़ होती हैं जहाँ पर हमें कांस्टेंट स्पीड रिक्वायर्ड हो. जैसे कि लैथ मशीन होती है. लैथ मशीन में जब हम जितना भी काम करते हैं तो वहाँ पर जो है मोटर की स्पीड जो है वो कम ज़्यादा नहीं होती, तो इसलिए वहाँ पर इसको हम यूज़ करते हैं. इसके अलावा ड्रिलिंग मशीन्स, ड्रिल्स वगैरह करने के लिए वहाँ पर भी इसका यूज़ किया जाता है. ग्राइंडर्स की मोटर्स में भी इसका यूज़ किया जाता है. ब्लोअर्स में भी यूज़ करते हैं और कंप्रेसर्स वगैरह में भी इसका यूज़ किया जाता है. तो ये इसकी जो है मेन एप्लीकेशंस हैं जहाँ जहाँ पर हम डीसी शंट मोटर्स को इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट है जी है टॉपिक है डीसी सीरीज़ मोटर के हवाले से. तो ये हम आपको बता चुका हूँ कि सीरीज़ मोटर कौन सी होती है. डीसी सीरीज़ मोटर इज़ अ मोटर इन विच द फील्ड वाइंडिंग इज़ कनेक्टेड इन सीरीज़ विद द आर्मेचर वाइंडिंग. So in this type of DC motor, the armature and field windings are connected in series. The resistance of series field winding RS is much smaller than the armature resistance RA. ये हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं कि जो है सीरीज़ मोटर के अंदर फील्ड वाइंडिंग की जो रेजिस्टेंस है वो बहुत ही हम कम रखते हैं. और उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, जो है थिक वायर्स यूज़ करते हैं, उसकी फ्यू टर्न्स बनाते हैं, तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है, कम हो जाती है. और दूसरे नंबर पर इसका रेजिस्टेंस कम क्यों रखते हैं, क्योंकि जितना भी आपका करंट जो टूवर्ड्स रूटर जाएगा, आर्मेचर वाइंडिंग जाएगा, वो पासिस थ्रू द सीरीज़ फील्ड वाइंडिंग. तो इसलिए अगर इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी तो उसमें वोल्टेजेस ड्रॉप ज़्यादा होंगे. सो द फ्लक्स प्रोड्यूस इज़ प्रोपोर्शनल टू द फील्ड करंट बट इन दिस IF इज़ इक्वल टू IA. ये हम पिछले टॉपिक के अंदर हमने देखा था कि जो है फ्लक्स जो होता है वो फील्ड फ्लक्स जो होता है वो फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. लेकिन इस केस के अंदर क्योंकि आपका फील्ड करंट और सीरीज़ मोटर के अंदर आपका फील्ड करंट और आर्मेचर करंट दोनों इक्वल होते हैं, तो इसलिए हम फील्ड करंट की जगह आर्मेचर करंट ही लिख सकते हैं. सो द फील्ड फ्लक्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर करंट. Thus, flux can never become constant in DC series motor as load changes. IF and IA also get changed. तो इस वजह से जो है यहाँ पर फ्लक्स जो है वो वेरी करता रहेगा. क्योंकि जो है अगर हम लोड को चेंज करेंगे तो उससे क्या होगा, आर्मेचर करंट चेंज होगा. जब आर्मेचर करंट चेंज होगा तो वो सारे का सारा करंट जो है वो पास फील्ड वाइंडिंग से करके टूवर्ड्स आर्मेचर आएगा. तो इसलिए जो है फील्ड वाइंडिंग का फ्लक्स भी चेंज हो जाएगा, और जो है इसलिए उसके अंदर जो है फ्लक्स जो है डीसी सीरीज़ मोटर के अंदर चेंज होता रहता है विद रिस्पेक्ट टू द लोड. इसलिए डीसी सीरीज़ मोटर इज़ नॉट अ कांस्टेंट फ्लक्स मोटर. इसलिए जो है डीसी सीरीज़ मोटर को हम कांस्टेंट फ्लक्स मोटर नहीं बोलते. फिर हम देखते हैं इसकी जी टार्क और स्पीड इक्वेशन ऑफ डीसी सीरीज़ मोटर. सो एज वी नाउ डैट द in DC series motor, torque is directly proportional to the flux into armature current. So but for DC series motor, since IF is equal to IA, so the flux will be directly proportional to armature current. So we can put the IA instead of flux. So this will be equal to the torque in DC series motor is torque directly proportional to IA square. क्योंकि हमने फ्लक्स की जगह पे भी क्या रख दिया, IA रख दिया, क्योंकि वो आर्मेचर जो है फील्ड फ्लक्स है वो आर्मेचर करंट पे ही डिपेंड कर रहा है. इसलिए जब फ्लक्स की जगह हम रखेंगे आर्मेचर करंट, तो आर्मेचर करंट मल्टीप्लाई आर्मेचर करंट, तो वो ये IA स्क्वायर बन जाएगा. और हम ये जानते हैं कि डीसी मोटर के अंदर जो बैक EMF होती है वो किसके इक्वल होती है, N5ZP/60A. और ZPA एंड 60 आर कांस्टेंट. सिंस जो है स्पीड जो है वो वेरी करेगी किसके हिसाब से, क्योंकि बाकी जो है वो जो क्वांटिटीज़ है वो कांस्टेंट है, तो स्पीड को हम वेरी कर सकते हैं बैक EMF को चेंज करने से और फील्ड फ्लक्स को चेंज करने से. तो अगर हम क्या करें, ऊपर वाली इक्वेशन में से में जो है उसकी वैल्यूज़ पुट कर दें, n को हम एक साइड पे ले जाएं और उसको जो है EB की जगह है उसकी जो है हम EB की जगह V - IA × RA पुट कर दें, तो ये इक्वेशन बन जाएगी जी V - IA × RA + RS ओवर फ्लक्स. सो
ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी किसके अंदर, इसकी डीसी सीरीज़ मोटर के अंदर। टार्क की जो मेन इक्वेशन क्या बनी कि टार्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर्मेचर करंट के स्क्वायर, मतलब आर्मेचर करंट में थोड़ी सी भी चेंजिंग आएगी तो टार्क बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। मतलब टार्क थोड़ा सा भी, अगर आर्मेचर करंट थोड़ा सा भी बढ़ेगा तो टार्क जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब इसके हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सीरीज़ मोटर। तो इसके भी अंदर भी है परफॉर्मेंस को डीसी सीरीज़ मोटर को चेक करने के लिए हमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना पड़ता है। तो इसके अंदर भी हम 3 तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे, टार्क वर्सेस आर्मेचर करंट, स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट एंड स्पीड वर्सेस टार्क। सो सबसे पहले हम देखते हैं जो है टार्क वर्सेस आर्मेचर करंट। टू स्टडी द परफॉर्मेंस ऑफ डीसी सीरीज़ मोटर, टू स्टडी यहाँ पर है जो सबसे पहले हम देखते हैं जी कौन सी टार्क और आर्मेचर करंट की कैरेक्टरिस्टिक्स। सो टार्क डेवलप्ड, हम जानते हैं कि जो है टार्क डेवलप इन एनी डीसी मोटर इज़ टार्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स इनटू आई ए। इन केस ऑफ डीसी सीरीज़ मोटर हम जानते हैं कि जो है फील्ड फ्लक्स जो है वो आर्मेचर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो हम कह सकते हैं कि जो टार्क इन द डीसी सीरीज़ मोटर फॉर स्मॉल वैल्यू ऑफ आई ए विल बी इक्वल टू टार्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई ए इसका ये पीछे भी देख चुके हैं। सो व्हेन आई ए इज़ लार्ज the flux remains the constant due to the saturation, thus torque is directly proportional to the armature current for large value of IA। वो कह रहा है कि आपका सेचुरेशन पॉइंट से पहले अगर हम आर्मेचर करंट को बढ़ाएंगे तो टॉर्क बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, लेकिन जब हम आफ्टर सेचुरेशन पॉइंट अगर हम फील्ड करंट को आर्मेचर करंट को मज़ीद बढ़ाएंगे, मतलब लोड मज़ीद बढ़ाएंगे तो उससे आर्मेचर करंट बढ़ेगा, लेकिन उसके बाद सेचुरेशन पॉइंट अचीव होने के बाद टार्क में मज़ीद फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि उस वक्त जो टार्क होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई ए के। तो हम देखते हैं द टार्क वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स बिगिन टू रेज पैराबोलिकली एट लो वैल्यू ऑफ आर्मेचर करंट एंड व्हेन सैचुरेशन इज रीच इट बिकम्स अ स्ट्रेट लाइन एज शोन बिलो। तो हम देखते हैं कि सैचुरेशन पॉइंट से पहले अगर हम जो है आर्मेचर करंट को बढ़ाएंगे तो टार्क बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, तो वो उसका जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोलिकली बनेगा। जो नीचे आपको कर्व सी जो नीचे लाइन दिखाई गई है वो शो कर रहा है कि थोड़ा सा भी बिल्कुल स्मॉल वैल्यू आर्मेचर करंट में चेंज होने से टार्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन जैसे ही आपका सेचुरेशन पॉइंट अचीव हो जाएगा तो आफ्टर सेचुरेशन पॉइंट बाय फर्दर इंक्रीजिंग द आर्मेचर करंट देयर विल बी नो इंक्रीज इन टार्क अकॉर्डिंग टू द आई ए स्क्वायर, बट इट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द डीसी शंट मोटर। जैसे उसमें हो रहा था कि अब ये लीनियर हो जाएगा, सिर्फ टार्क जो है वो आफ्टर सेचुरेशन पॉइंट जो टार्क होगा वो सिर्फ आर्मेचर करंट के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो ये है हमारी जी इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स आर टार्क वर्सेस आर्मेचर। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे, तो इसको आप स्टडी कीजिएगा। कोई भी इसके हवाले से आपका क्वेश्चन हो तो वह व्हाट्सएप के थ्रू भी मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह इसी सैटरडे को हम जो है जूम का सेशन भी रखेंगे, ताकि उसमें जो है आपके क्वेश्चंस जो है वो आपको मैं जो जितने भी क्वेश्चन होंगे वो आप उस सेशन में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।